बिहार के चुनावों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज दो ऐसे लोग हैं जो बिहार की मिट्टी से जुड़े हैं। एक है साकेत सुरेश जी, जो कि लेखक हैं, ब्लॉगर हैं और एक फुल टाइम जॉब भी करते हैं। उसके बावजूद इन्होंने पुस्तक लिखी है राम राम प्रसाद बिस्मिल पर। और दूसरे हैं राकेश रंजन जी, जो कि मंडली के संपादक हैं और ये भी फुल टाइम जॉब के बावजूद लेखक के रूप में अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक जुमला प्रसिद्ध हुआ कि काबा, और इसके जवाब में भाजपा ने एक रैप सॉन्ग भी जारी किया कि बिहार में ईबा। तो मैं इस चर्चा की शुरुआत उसी प्रश्न से करना चाहती हूँ कि बिहार में चुनावी मुद्दा क्या है, काबा। निष्ठा जी, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप आज अगर देखते हैं कि बिहार कहाँ पर है, तो उसमें आपको पीछे जाना पड़ेगा। जो हमारी पहले बात हो रही थी कि नीतीश का 5 साल और मतलब महागठबंधन का 15 साल। तो उसमें हमको दरअसल दोनों को 15-15 साल के हिसाब से, क्योंकि शीर्ष पे नीतीश ही बैठे हैं। अगर बिहार को आप देखें तो अ, अब वो उसमें अगर किसी एक अवधि में वो जिस अ, अ, जिस गति से काम कर रहे थे, अगर नहीं कर पाए, तो उसके लिए मेरे समझ में जो बदला हुआ परिवेश था या बदला हुआ गठबंधन था, जिसमें एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो आ गए थे, जो सबको पता है कि जो 10वीं नहीं कर पाए, तो उसका भी कुछ उसमें दखल होगा। उसमें एक स्वास्थ्य मंत्री थे, वो भी 9वीं 10वीं नहीं कर पाए, तो उनका भी कुछ दखल होगा। तो इसलिए 15 वर्सेस 15 देख के परिप्रेक्ष्य में इसको देखना ज्यादा उचित रहेगा। और मैं कुछ इसमें जैसे डेटा अगर देख रहा था, तो ये बात तथ्य है कि बिहार में रोजगार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। और उतनी अच्छी नहीं है, अगर हम नेशनल एवरेज देखें तो 17% बेरोजगारी है और बिहार में 31% बेरोजगार है। तो वो कठिनाई है। लेकिन अगर आप देखें तो जो बुरी स्थिति हुई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में देख रहा हूँ 2006-07 में जो था वो 0.23 था लोएस्ट, और वो धीरे धीरे बढ़ के 1.94 तक 2008-09 तक गया था। तो जब उस समय जब एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार होता है एक राज्य का, तभी उस पर रोजगार आते हैं और वो सब। लेकिन जो अंतिम कार्यकाल जो रहा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अपने अंतिम कार्यकाल में, अपने पिछले 5 वर्षों में, ये एक तरह से ट्रांस की स्थिति में सरकार चल रही थी। और जो थोड़ा बहुत हम उसमें सरकार की तरफ से गतिविधि अगर हम देखते हैं, हालांकि ये था सड़कें बन गई थी, तो सड़कें जो पिछले 10 सालों में बनी थी वो अगले 5 सालों में टूटती नहीं है, तो वो सड़कें थी बनी हुई, तो उसमें कोई उस पर प्रश्न नहीं उठा सकता, जो सड़कें पहले नहीं हुआ करती थी। और मैंने जो मेरी आपसे पहले भी बात हो रही थी कि मैंने बिहार को कई स्थितियों से गुजरते हुए देखा है। एक वो स्थिति थी जब बिहार एक कल्चरल हब की तरह था, जब होली पे शास्त्रीय संगीत और होली पे कार्यक्रम हुआ करते थे, और शास्त्रीय कार्यक्रम, कला कार्यक्रम हुआ करते थे दिवाली पे, दशहरे पे। वो एक समय था। उसके बाद फिर एक समय ये भी आया जब मैंने बिहार में वो भी स्थिति देखी है, जब ये ऑलमोस्ट एक तरह से घोस्ट टाउन जैसे जैसे शहर बन गए थे। और मुंगेर का मुझे याद है, क्योंकि मेरा ननिहाल रहा है मुंगेर। तो मुझे याद है एक वक्त मैं वहां पे गया था, तो हर घर में बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिक ही दिखते थे, क्योंकि उनके जितने भी युवा थे वो अन्य राज्यों में रोजगार के लिए चले गए थे, और वहां पे और कोई साधन नहीं थे रोजगार के। और बिहार में जैसा एक व्यवस्था हो गई थी, तो युवाओं से आप किसी से पूछे तो दो ही जो लोग लोकल रह गए थे, कुछ गिने चुने बच्चे जो थे, जो बाहर नहीं गए थे, जिन्होंने पलायन नहीं किया, तो उनसे आप पूछे तो उनके पास दो ही काम होते थे, या तो वो बैंक पीओ की तैयारी कर रहे होते थे या एमआर बन गए होते थे। इसके अलावा कोई और रोजगार का साधन नहीं था। ये दो ही नौकरियां थी जिनको लोग ढूंढ रहे थे, और जो बाकी आईएएस बनना चाहते थे वो वैसे ही दिल्ली वगैरह चले गए थे। तो वो एक स्थिति थी। और उस समय मुझे याद है कि 9 बजे का लोग इंतजार करते थे, क्योंकि 9 बजे के बाद लाइट आती थी और आधे घंटे के लिए बिजली रहती थी, उसी में खाना वाना खाना होता था। तो खाना रोशनी रहते बना लिया जाता था, और उसके बाद सब 9 बजे की प्रतीक्षा करते थे कि 9 बजे लाइट आएगी। जैसे ही लाइट आएगी, आप अपना इन्वर्टर वगैरह में जो भी कनेक्शन है उसको, इन्वर्टर आपका चार्ज हो जाएगा ताकि रात भर पंखा चल जाए, और आप उसमें एसी वेसी तो सवाल ही नहीं उठता था, और आप उसमें अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर लें। उसके बाद में गया था जब नीतीश के का जो पहला कार्यकाल समाप्त होने के बाद, और मैं एक शादी में गया था मुंगेर से बांका हम गए थे। तो मुझे बड़ा संदेह था कि
पता नहीं कैसी सड़कें होंगी, कैसा रास्ता होगा, लेकिन वो इतना सुंदर रास्ता था और इतनी अच्छी सड़कें थी। तो उस समय एक आश्चर्य की बात ये थी कि अब जब सब कुछ हो गया है तो अब क्या। तो वो जो था कि बिहार में क्या है वो एक प्रश्न नहीं है, बिहार के लिए आगे क्या और अब क्या, वो एक बड़ा प्रश्न है, वो महती प्रश्न है कि जी आगे आप क्या करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे चारों तरफ समुद्र नहीं है, वो चारों तरफ समुद्र हरियाणा के भी नहीं है, उत्तर प्रदेश के भी नहीं है। और जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि थ्री इडियट वाली जो बात थी कि जब दो सहपाठी होते हैं तो उसमें ज्यादा कष्ट खुद के फेल होने पर नहीं होता है, इस पे ज्यादा कष्ट होता है जब अपना सहपाठी जो है वो फर्स्ट आ रहा हो। और जब आप उत्तर प्रदेश की ओर देखते हैं, जहाँ जैसे उन्होंने कोरोना के बाद रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए योगी सरकार ने, कानून व्यवस्था को साधा है। कानून व्यवस्था हालांकि बिहार में भी काफी हद तक सध गया है। उसके अलावा अगर आप देखें, और जैसे चमकी बुखार है वो हर साल आता है बिहार में, और हम ये अब नहीं कह सकते कि ये तो आता है, ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बगल में ही आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं जहाँ गोरखपुर में सैकड़ों की संख्या में बच्चे इंसेफ्लाइटिस की डेथ में मरते थे। और आज यूनिसेफ भी ये मानता है कि वो संख्या, जो मृत्यु दर है, वो 100, 200, 500 बच्चों से, 1000 बच्चों से घट के आज 20 बच्चों तक आ गई है। तो वो सफलता जब हम पड़ोस में देखते हैं तो ये तय है कि बिहार का वोटर भी ये प्रश्न अवश्य पूछेगा कि जब आप पुनः सरकार में आएंगे तो आपका इस पे क्या प्लान है, क्योंकि कोरोना के साथ हेल्थ केयर जो है अपग्रेडेशन तो हो रहा है। छोटे छोटे हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर पहुंच रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, परंतु ये प्रश्न भी आएगा कि उनकी मेंटेनेंस कैसी होगी, वो हॉस्पिटल साफ सुथरे कैसे होंगे। क्योंकि चमकी में भी आपको और कुछ नहीं चाहिए, हाई टेम्परेचर है तो आपको एक हॉस्पिटल चाहिए जो एयर कंडीशन हो, जो आपको भी ध्यान होगा जब चमकी हुआ था तो मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल की पोल जी खुली थी कि वहां पे एक कूलर तक ढंग का नहीं था, और बच्चे काफी हद तक उस वजह से भी मर रहे थे। तो वो सब सवाल पूछे जाएंगे। तो और किंतु सब कुछ लेते हुए हमें दोनों सरकारों को, और या दोनों पक्षों को, 15 वर्ष का दोनों ने शासन किया है उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। और एक मेरा जो उदाहरण था वो ये था कि अगर कोई ब्राह्मण जो है वो बनारस में 15 वर्ष तक 10 वर्ष तक वेद पाठ करता है और उसके बाद वो जाके आईटी में काम करने लगता है, और पांचवे उसको, और दूसरी ओर एक दूसरा व्यक्ति है जो 15 साल तक कहीं डकैती डालता रहा हो, और आपके पास 5 साल के बाद 15 वर्ष इसके और 15 वर्ष उसके उसके बाद अगर आपको एक हवन कराना है तो आप दोनों में से किसको बिठाना पसंद करेंगे। तो एक सहज समझ की बात है कि आप उस व्यक्ति को बिठाना पसंद करेंगे जिसके पास वेद पाठ का 10 वर्ष का अनुभव है, भले ही वो पिछले 5 वर्षों से जावा कोडिंग कर रहा हो। जी। तो ये विकास का एजेंडा तो एनडीए के साथ हमेशा से रहा है, और इसमें जो नीतीश की छवि है सुशासन बाबू की, वह भी काम आएगी। और शायद इसी को बिहार की जनता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वोट दिया था। तो इन 1.5 वर्षों में क्या बदला है जिससे हम ये देख रहे हैं कि दूसरा जो पक्ष है राजद, वह एक युवा नेता को पोर्ट्रे करना चाह रहा है, तो युवाओं पर इस चीज का कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, 2019 में आप ये मत कहिए कि नीतीश कुमार के सुशासन को वोट दिया गया था। वो वोट जो था वो नीतीश और भाजपा का जो गठबंधन था, या मोदी जी का जो चेहरा था, उसको भी कह सकते हैं आप। नीतीश के मुद्दे पे वो चुनाव या बिहार के मुद्दे पे नहीं हुआ था, इसलिए उसको आप मत जोड़िए। वैसे मैं पिछली बात पे आता हूँ जरा। जंगल राज जिसको हम लोग कहते हैं, हालांकि जंगल राज मुझे लगता है कि थोड़ा सा अतिशयोक्ति जैसा है कि जंगल राज तो नहीं था, लेकिन कुशासन था। वो उस कुशासन में एक दो मैं आपको चित्र बताऊंगा कि मैं महाराजगंज से अपने घर की तरफ आ रहा हूँ मोटरसाइकिल से। बहुत मुश्किल परिस्थिति है, इसलिए मैं शाम को या रात को चल रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि दिन में मैं जा रहा हूँ तो मेरी मोटरसाइकिल सुरक्षित है, ऐसा नहीं है, लेकिन रात को ज्यादा खतरा है। खतरा इस बात का नहीं कि वो छीन लेगा, खतरा इस बात का ज्यादा है कि सामने से अगर एक मोटरसाइकिल आ गई तो उधर से वो भी परेशान है, इधर से मैं भी परेशान हूं कि छीनने कौन आ रहा है। जब तक दोनों ने क्रॉस नहीं किया तब तक उनके जान में जान नहीं आई कि क्या मामला था। मैं अभी 2-3 दिन पहले सिवान की तरफ से आगे जा रहा था भुटनी की तरफ, तो मैंने एक यंग लड़का था मेरे साथ 20-22 साल का, मैंने उसको कहा कि ये मछड़िया मोड़ है, यहाँ पे मोटरसाइकिल छीन ली जाती थी। कई जगह पे ऐसा, कई सारे इलाके थे ऐसे। तो इस तरह का मामला, इस तरह का वो माहौल था।
वहां से वापस आके नीतीश कुमार ने जो कानून व्यवस्था पे पहले कार्यकाल में काम किया, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 60,000 70,000 लोगों को स्पीडी ट्रायल में सजा हुई। और बिहार और यूपी के बारे में हमेशा ये बात रहती है कि दोनों सरकारें अगर एक साथ आमतौर पे दोनों सरकारें सख्त नहीं होती। जब इधर सख्ती होती है तो हमारे छपरा और सीवान से लोग बलिया चले जाते हैं, और जब उधर सख्ती होती है तो गोरखपुर, बलिया, देवरिया से इधर आ जाते हैं। मेरा मतलब है क्रिमिनल्स आ जाते हैं। तो उस टाइम ये हुआ था कि यहाँ से बहुत सारे लोग चले गए, सरकार किसी की हो, यहाँ से चले गए, यहाँ उनको वो दिखाई नहीं पड़ रहे थे। मैं आपको एक और वाकया बताऊं कि 2002 में मेरे चाचा का अपहरण हुआ था। वो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर को कोई अपहरण क्यों करेगा, लेकिन उनका बेटा जो कोचिंग वर्ल्ड में है उसने कुछ पैसे कमाए थे। अपहरण हुआ, 70-75 दिन वो कैप्टिव रहे। पैसा मांगने वाले, चूंकि मेरे घर में 3-4 प्रोफेसर हैं तो वो सारे लोग एसोसिएशन उनका सक्रिय हो गया, तो सरकार पे दबाव पड़ा। तो पैसा लेने वाले जहां उनको बुलाते थे वहां से वो गायब हो जाए, पैसा ही ना ले, क्योंकि पुलिस हमारे साथ थी। तो फाइनली वो आए, 70-72 दिन के बाद आए, और उस तरह की जो पीड़ाएं हैं वो तमाम लोगों ने झेली हैं। उनके पास गन्स लिए गए, आज उन गन्स की कोई जरूरत नहीं है, मतलब पीछे 5-7-10 साल से कोई जरूरत नहीं है। तो नीतीश कुमार वहां आए थे और वहां से आके उन्होंने इन चीजों को, खास करके लॉ एंड ऑर्डर पर जो किया वो बहुत जोरदार किया। और नीतीश की एक बात आज भी, आज उनके 5 साल की बात आप कहिए कि आपने 5 साल में क्या किया, लेकिन आज भी वो जाते हैं तो कहते हैं कि मैं अपने काम पे वोट मांगने आया हूँ। आप बहस करिए उनसे कि आपने कितना काम किया है, इस पे बहस करिए आप, लेकिन वो यही कहते हैं कि मैं काम पे वोट मांगने आया हूँ। एक और बात उन्होंने कही थी कि मैं अगली बार वोट आपसे तब मांगने आऊंगा जब बिजली की स्थिति सुधर जाएगी। और बिजली की स्थिति सुधरी। मैं जहाँ जिस जगह पे बैठा हूँ यहाँ पे बिजली आने पे तालियां बजती थी कि बिजली आ गई है। और अब बिजली के बारे में मैंने एक बार बीच में ट्वीट भी किया था कि किसी से पूछा मैंने, तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे मत पूछा बिजली के, एकरा से मन उगता गइल बा। उनके कहने का मतलब था कि बिजली के बारे में मत पूछो, कि इतना रहती है कि मन उग गया है। तो ये चीजें आप कैसे उनसे हटा लेंगे? और आप उस जंगल राज या कुशासन की जो छवि है, और हम मान लीजिए नहीं हटाएंगे, या हम जोड़ना चाहते हैं कि हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है कि मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार आ जाए, मैं अगर चाहता हूं तो 2015 के चुनाव में महागठबंधन के पोस्टरों से लालू यादव को क्यों गायब किया गया था? आज भी लालू यादव चित्र में क्यों नहीं है? इसी क्रम में मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जो सबसे मुखर वोटर भाई, मेरा एक प्रश्न था। आपने वेस्टेड इंटरेस्ट की बात की कि मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार आ जाए। मैं तो चाहता हूं अगर एक इसमें मेरा एक प्रश्न था जो जिसपे हम बात भी कर रहे थे, वो ये है कि आप अगर नीतीश कुमार का गठबंधन आरजेडी के साथ होता, फर्ज कीजिए, क्या आप तब भी चाहते कि नीतीश कुमार आ जाए? ना, बिल्कुल नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। मैं उस बात पे ये कह रहा था कि एक होता है स्थानीय मुद्दा और एक होता है राष्ट्रीय मुद्दा। और जो हम कह रहे थे कि हर राज्य का एक चरित्र होता है, बिहार का एक चरित्र है। बिहार का एक चरित्र जो है, इसमें दो प्रमुख चीजें हैं। एक तो ये कि किसी भी बिहारी का चरित्र जो है बड़ा पारिवारिक होता है। और मेरी पत्नी मध्य प्रदेश की है, तो वो बड़ी चकित होती है और अचंभित होती है जब वो मेरे परिवार को देखती है, जहां पर दूर दूर तक एक चचेरे मामा के देवर और उनके बाबूजी हैं, और वो भी हम मिलते हैं, तो वो उस तरह की। और तो उस वजह से क्या होता है, जो आप कह रहे हैं पिछले 5 साल में अगर काम नहीं हुआ हो या जिस गति से होना चाहिए नहीं हुआ, तो जो आप कह रहे हैं कि युवाओं के दिमाग से जो 15 वर्ष पहले की जो कठिनाइयां थी, जब पकड़ुआ विवाह होते थे कि आप इंजीनियरिंग करके आप वापस मत जाइए बिहार में, अगर जाएंगे तो पता नहीं कब कोई उठा लेगा। और मेरे परिवार में संभवतः शायद ही कोई हो, जबकि मेरे मतलब ददिहाल या ननिहाल दोनों तरफ से राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय लोग रहे, लेकिन ऐसा शायद ही कोई हो जिसके साथ लूटपाट नहीं हुई हो। तो वो समय जो है, वो ये समस्या मध्य प्रदेश में आई थी जब शिवराज चौहान की सरकार गई थी और कमलनाथ की सरकार आई थी, और ये समस्या वहां पर बहुत आ रही थी कि उनको पहले का पता नहीं था। 15 वर्ष पहले कैसे बिजली नहीं होती थी और सड़कें नहीं होती थी दिग्विजय सिंह के समय में और कांग्रेस सरकार में, वो उनको पता नहीं था।
लेकिन बिहार में ये चीज पता चल जाती, क्योंकि एक परिवार जो बड़ा होता है तो बड़े परिवारों की एक जो व्यवस्था है बिहार में, वो एक बिहार का चरित्र है। दूसरा एक बिहार का चरित्र जो है वो है एक राष्ट्रीय चरित्र है। और हमारे जो पत्रकार हैं वो, उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, वो हमेशा एक छत्रप की बात करते हैं। आज आप देखिए तो कोई भी छत्रप जो है वो अगर सफल है तो वो तभी सफल है, और उसको उसकी लोकप्रियता तभी है जब वो राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ा हुआ है। और राष्ट्रीय मुद्दों से जहां वो विपरीत होकर खड़ा हो जाता है, चाहे वो सुखबीर बादल हो, तो वो अपने आप को स्टेट पॉलिटिक्स में भी इरेलीवेंट कर देते हैं, वो आप राष्ट्रीय राजनीति छोड़ दें। और बिहार का तो एक बहुत बड़ा चरित्र है कि बिहार हमेशा एक राष्ट्रीय चरित्र को लेके चला है। और हम हो सकता है इस पे एक बार मेरी और राकेश जी की बात हो रही थी कि राजेंद्र बाबू ने काफी हद तक बिहार के लिए काम नहीं किया, या फिर जितने भी बिहार ने इतने नेता दिए हैं देश को, लेकिन वो अपने राज्य पे या अपनी कंस्टिट्यूएंसी पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। और वो शायद काफी हद तक इस वजह से नहीं फोकस किया क्योंकि उनका हमेशा ये था कि लोग मुझ पे उंगलियां उठाएंगे कि इन्होंने अपने क्षेत्र के साथ पक्षपात किया। और उसी चक्कर में वो जैसे कहते हैं कि इकलौते बच्चे के भी, कई बार इकलौता बच्चा लाड़ में भी मरता है, और दूसरी उसकी एक्सट्रीम ये होती है कि इकलौती संतान जो होती है वो अत्यधिक अनुशासन में भी फंसती है। तो ये जो बिहार के साथ ये हुआ कि उन्हें लगा कि हम पक्षपात ना करें, उस चक्कर में उन्होंने बिहार का अनदेखा ही कर दिया। जी, राष्ट्रीय मुद्दों की जो आपने बात की वो हम जी इस चुनाव में भी देख सकते हैं, क्योंकि भाजपा राष्ट्रीय मुद्दों को उठा रही है। जो देश की सुरक्षा है, जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, उसे भी बिहार के चुनाव जी। में बात की गई है। तो तो वो उससे उसको दिख उससे सकता है। उससे ये जो पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस अभी, कांग्रेस के जम्मू के एक नेता ने बयान दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस पर तुरंत तारिगामी का स्टेटमेंट आ गया कि दे आर अ पार्ट ऑफ पीएजीडी। तो वो उसको डिसोन नहीं कर सकते हैं जब वो महबूबा मुफ्ती कह रही है। आप उसके साथ गठबंधन में भी हैं, आपका गठबंधन का साथी जो है वो कह रहा है कि मैं तिरंगा तभी उठाऊंगा जब जम्मू कश्मीर का झंडा आएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है? और जो कश्मीर का मुद्दा है वो एक पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, दूसरी तरफ वो आपके चीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लद्दाख वाला भी उसमें हिस्सा एक आ जाता है, क्योंकि दोनों के गठबंधन से, जहां यहाँ का गठबंधन है वहीं चीन और पाकिस्तान के गठबंधन से ही वो सरकारें बदलने के प्रयास कर रहे हैं और सीमाएं बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो भी एक चीज आ जाती है। और बिहार रेजिमेंट के लोग जब वहां जाके मरते हैं तो वो आप कैसे कह सकते हैं कि उसका बिहार के लिए कोई रेलेवेंस नहीं है? बिहार के लिए तो हमेशा रेलेवेंस है। और अगर वहां पे बिहार रेजिमेंट के लोग नहीं भी गलवान में मरे होते तो भी वो बिहार के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि बिहार की सोच हमेशा एक राष्ट्रीय सोच रही है। और चाहे वो वर्षों का इतिहास उठा के आप देख लें तो हमेशा से वो राष्ट्रीय सोच रही है। बिहार ने कभी इस हिसाब से नहीं सोचा कि मेरा मगध और मुझे बाकियों से क्या लेना देना और मैं सबसे महान, वैसा। लेकिन लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों में मेरा एक टेक ये है कि जैसे राष्ट्रीय मुद्दा तो उन मुद्दों को 2015 के चुनाव में भाजपा ने उठाया था। परिणाम सबको पता है कि परिणाम क्या हुआ। देखिए, बात यही है कि आपको ये मुद्दे आपको सहज लगते हैं, आपके लिए आसान लगता है इन मुद्दों को उठाना। उनके कुछ कारण हैं जिससे वो उस पर असहज हो जाते हैं। लेकिन चुनावों पे ये वो जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन चुनावों पे कितना असर करेंगे, इसका असर हम देख सकते हैं कि वो तो इस तरह की भी बातें हुई थी कि अगर सरकार नहीं बनी भाजपा की यहाँ तो पाकिस्तान में बम फूटेंगे, पता नहीं क्या क्या बातें हुई थी। तो राजनीति में या लोकतंत्र में फैसला आपके संख्या बल से होगा, आपके जो आपका राकेश भाई, आप एक चीज आपने नोटिस की है जो मैंने बिहार में भी नोटिस की, और ये मैंने एक्चुअली कर्नाटक में भी नोटिस की, कि अधिकांश जो पत्रकार हैं वो अब जैसे कर्नाटक में वो डोसा ऑन माई प्लेट या इस तरह का कुछ वो इलेक्शन ऑन माई प्लेट कर रहे थे, जो कि बेसिकली वहां जाते थे सुबह के समय जहाँ ब्रेकफास्ट करने लोग डोसा ब्रेकफास्ट करने आते थे। अब आप ये बताइए कि सरकारें क्या वो लोग बनाते हैं जो ब्रेकफास्ट करने घर से बाहर जाते हैं, या वो लोग बनाते हैं जो सुबह सुबह अपने घर में रात की बिल्कुल सब्जी को बिल्कुल गर्म बिल्कुल करके खाते हैं? तो हाँ 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 आपका बिल्कुल। प्रिडिक्शन तो हमेशा गलत होने वाला है अगर आप वो सोचने वाले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति दो स्तर पे चलती है, एक जो अखबार में छपती है और एक जो है वो ग्राउंड लेवल पे चलती है। मैं ये बिल्कुल स्वराज में एक बिल्कुल कहानी कवर की थी, स्वाति ने, बेगूसराय में जो लड़की एक उठा ली गई थी, और उस पर इवन जो गुप्तेश्वर जी जो बड़े नाम उन्होंने कमाया सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पे, उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। हालांकि वो लड़की बाद में मिल गई, और मैं इससे डिनाई नहीं कर सकता हूँ कि बिहार पुलिस ने उस पर अवश्य काम किया होगा, भले ही वो ट्विटर पे उन्होंने उस पर कुछ नहीं बोला। परंतु वो सब चीजें, उस तरह की जो घटनाएं हैं वो
जमीनी स्तर पे तो लोगों को प्रभावित करती हैं। अगर एक हनुमान मंदिर टूट जाता है तो उसके चारों तरफ के जो लोग हैं वो उनका तो ध्रुवीकरण होना ही होना है, आप बोले ना बोले। तो एक राष्ट्रीय स्तर पे इन बातों का प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि बिहार जो है, आप कहें कि राम मंदिर तो अयोध्या में बन रहा है, वो तो उत्तर प्रदेश में, उससे बिहार पे क्या फर्क पड़ेगा? तो मुझे लगता है उसका भी बहुत हद तक असर पड़ेगा। गांव में लोग हैं, और मैंने एक गंजों की गोष्ठी में कहानी लिखी थी, बसेसर कुछ नहीं समझता। उसमें एक वो दलित लड़के की बात थी, जिसमें दलित दलित बंदा था, जिसका जिसका दोस्त जो था, मित्र जो था, वो सड़क शहर में था, और उससे फोन पे वो बात करता है कि ठाकुर साहब ने बुलाया, और वो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बोला कि ये सब छोड़ दो, हनुमान हनुमान से क्या होता है। तो उसने बोला कि मैं कैसे छोड़ दूं, मैं दलित हूं तो क्या, अपने कंधे पे बिठा के बच्चे को रामलीला दिखाने तो मैं भी ले जाता हूँ, तो जड़ें छोड़ दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो वो चीज जो है वो गांव की जमीनी लेवल की, और वहां पे उसी को लेके मेरे मेरे मन में थोड़ी सी एक सॉफ्ट कॉर्नर है चिराग पासवान को लेके, कि उन्होंने एटलीस्ट जितनी भी दलित राजनीति हो रही थी, आप उदित राज देख लें, मीणा देख लें, आप रावण को देख लें, तो वो मतलब वो एक विचित्र सी राजनीति है जिसका कुल ध्येय ये है कि आप धर्म के विरुद्ध जाएंगे तो आप तभी आप दलितों के देवता है। और वो चीज जो है पासवान जी ने भी ऑलमोस्ट पहले दलित सेना बनाई थी, लेकिन वो बाद में वो एडजस्ट हो गए, और उन्होंने कभी एंटी हिंदू या एंटी धर्म वाली धारा नहीं पकड़ी। और वो चीज जो है अब हो सकता है राजनीतिक हो, लेकिन चिराग पासवान, जैसे मैंने कल परसों भी देखा कि वो नवमी की पूजा का वीडियो वायरल हुआ, उसके पहले जो हिंदू धर्म आस्था से जो जुड़ी हुई मुद्दे हैं, तो वो एक बात है कि, और वो चीज, और ये मुझे लगता है शायद निराला ने कहा था कि अगर धर्म का अगला उद्धार आएगा तो वो दलितों से ही आएगा, वो शूद्रों से ही निकलेगा, वो क्षत्रियों और ब्राह्मणों से नहीं आएगा। तो वो एक चीज जो मुझे उस चीज में एक है। अब मुझे नहीं पता कि चिराग पासवान कहाँ तक पहुंचेंगे, जो भी सर्वे हैं उनको मेरे ख्याल से 3-4% का वोट शेयर दे रहे हैं। और राकेश जी से भी जो बात हुई थी, वो कह रहे हैं 2-3-4 सीट ले लेंगे। मुझे लगता है कि वो कहीं, आई थिंक, पुष्पम प्रिया के कंपटीशन में है। इस पर आप कुछ कहेंगे पसे? जी, चिराग पासवान की मैं चिराग पासवान पे मैं चिराग पासवान पे ही बात करूं। चिराग पासवान से बात करने से पहले, उन पे बात करने से पहले मैं थोड़ा बिहार की दलित राजनीति पे बात कहना चाहता हूं। बिहार में दलित राजनीति, आप बाबू जगजीवन राम बहुत बड़े नेता थे, मतलब लेकिन कभी बाबू जगजीवन राम का जो पूरा राजनीति रहा है उसमें आप टकराव नहीं देखेंगे। जो अगर दलित को आप मुख्य धारा से बाहर मानिए, तो वो मुख्य धारा से कभी टकराव नहीं किया उन्होंने, और काम किया। आप उनकी बातों को देखिए, या उनके रक्षा मंत्री होने के चीज को देखिए। कई लोगों का ये भी मानना है कि पटेल और नेहरू या गांधी भी उसमें थे कि अम्बेडकर से बचने के लिए जगजीवन राम को ले आए। मान लिया वो भी ऐसा भी हुआ होगा, लेकिन जगजीवन राम कहीं भी उस तरह के टकराव की राजनीति नहीं कर रहे थे। रामविलास पासवान को लीजिए, रामविलास पासवान टकराव की राजनीति से ही आए थे। इनका पहला चुनाव जो था वो अकौली या लौली कोई जगह है, जहां उन्होंने कांग्रेस के वेटरन लीडर को हराया था, मिस्री सद्दा को, और उस टाइम इनकी उम्र बहुत कम थी, 1967 में ये जीते थे। तो आप कहिए तो लालू यादव से राजनीतिक रूप से पासवान कम से कम 10 साल सीनियर हैं वो, और उस टाइम से वो उसी तरह से चल रहे थे। दलित सेना उनकी एक तरह से बगावत ही कर रही थी, मतलब जो जिसको हम बगावत मानते हैं वैसे ही दलित सेना कर रही थी। लेकिन जैसे ही ये गठबंधन वाला दौर आया, गठबंधन वाले दौर में ये बहुत ज्यादा लचीला हो गए रामविलास पासवान, और जो इनका प्राइम था वो 2004 में था, 2005 में जब ये 29 सीटें जीते थे, और उसके बाद वहां से इनसे राजनीतिक रूप से गलती हुई कि उन्होंने सरकार नहीं बनने दी और फिर कहीं चले गए। उसके बाद लोजपा आज तक, चिराग पासवान को तो आप छोड़ ही दीजिए, आज तक लोजपा कहीं भी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़के कुछ सीटें जीतने की स्थिति में नहीं रही है। किसी के साथ टंग लिए, आप लालू यादव के साथ गए तो आपको सीटें कुछ मिल गई, आप एनडीए के साथ आए तो आपको कुछ सीटें मिल गई। आप 2014 में देखिए कि चुन चुन के भाजपा ने उनको सीटें दी थी कि ये हार जाना है तुमको। उसमें नालंदा भी सीट थी, लेकिन जाके नालंदा पे आप देखिएगा कि इनका
प्रत्याशी जो था, मतलब अविश्वसनीय है कि नालंदा में आप भूमिहार को टिकट देंगे और वो बहुत छोटे मार्जिन से हारा लोजपा का। तो वो लोजपा का नहीं था, वो सारा कुछ वोट जो था वो बीजेपी का था। और एक और बहुत महीन परिवर्तन है दलित राजनीति में बिहार के, कि जिस दिन महादलित बना के नीतीश कुमार ने नया वर्ग खड़ा किया, उस दिन आप पासवान जी पासवानों के नेता होके रह गए। उसी विरासत को चिराग आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो चिराग में टकराव कहीं नहीं है, चिराग बहुत साफ बोलते हैं। लेकिन रामविलास पासवान की जो राजनीतिक पकड़ थी, या जो उनका आप पीपल कनेक्ट कह लीजिए, वो पैदा करने में इनको अभी बहुत टाइम लगेगा। और ये जो अभी चुनाव कर रहे हैं, अगर इस चुनाव में भाजपा की सहमति है तो तब तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर भाजपा से बगावत करके, जैसा कि भाजपा दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये अपना अपने से कर रहे हैं, तो फिर तो इनका काम बहुत आसान नहीं होने वाला। राकेश भाई, कल आज तक पे मैंने देखा था नड्डा जी का जो इंटरव्यू था, तो उसमें अंजना ओम कश्यप ने काफी कोशिश की उनसे, नड्डा जी से चिराग पासवान के विरुद्ध में कुछ बुलवाने के, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि युवा है, उनकी आकांक्षाएं हैं जो हमारे साथ नहीं बैठ रही थी, जितनी सीटें वो मांग रहे थे हम नहीं दे पा रहे थे, इसके अलावा मैं कुछ। और वो उसके बाद उसने बोला भी कि मैंने बहुत कोशिश की उनके मुंह से कुछ उनके विरुद्ध में निकालने की, लेकिन वो साकेत भाई ये बात ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी 2000 में जब 7 दिन की सरकार बनी थी, तो ऐसा कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी पासवान को ही मुख्यमंत्री बनवाना चाहते थे, और शायद वो बन भी जाते। लेकिन कुछ फॉर्मूला था उसमें, गोविंदाचार्य का भी कुछ रोल रहा है कि आपको उधर से कुछ ले आना है, तो नीतीश कुमार बन गए। तो हो सकता है कि एक और छत्रप नीतीश की तरह बीजेपी खड़ा करना चाहती हो, और वो हो सकता है चिराग पासवान हो। और ये भी हो सकता है कि अगर वो जगह छोड़ दें तो हो सकता है वो जगनमोहन रेड्डी की तरह एक वहां पे भी बिहार में खड़ा हो जाए। तो आई थिंक इसीलिए साथ में ही लेकर चल रहे हैं। और जहां तक विचारधारा का प्रश्न है तो दोनों के विचार मिलते ही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। विचारधारा की अगर बात लोजपा की आप करिए, तो मोदी के नाम पे सबसे पहले एनडीए सरकार छोड़ा था रामविलास पासवान ने, सबसे पहले छोड़ा था। तो वो विचारधारा की बात तो छोड़ ही दीजिए, कोई विचारधारा मिलती है। इनकी विचारधारा मतलब समाजवादियों का 1990 के दशक में भाजपा से ही सबसे ज्यादा टकराव रहा है। मैं राजनीतिक विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें तो एक समय तो भाजपा से योगी की भी दूरी रही है और झगड़ा रहा है, झंझट रहा है, लेकिन विचारधारा दोनों की एक ही रही है, योगी की और भाजपा की। नहीं तो आप कौन सी विचारधारा चिराग पासवान या रामविलास पासवान की भाजपा के करीब मानते हैं? मैं रामविलास पासवान पे नहीं जाता हूँ, मैं चिराग पासवान पे अगर मैं बात करूं तो जो भी अटरेंसेस अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा एक तो एंटी हिंदू नहीं देखता हूं मैं, और एक भी एंटी नेशनल टाइप का कि 370 ले आएंगे और अफवाह हटा दो और इस प्रकार की बातें वो करते हुए नहीं दिखते हैं। आई थिंक ही इज वेरी लिमिटेड। और इवन किसान बिल पे भी मैंने कभी अभी तक तो कुछ सुना नहीं कि मतलब ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि एक राजनेता जब अपनी अलग पहचान बनाता है तो उसको हर चीज पे विरोध करना होता है। जब किसान बिल पे भी चुप रहे। जब आप ये कहेंगे कि मैं मोदी जी को अपने दिल में रखता हूँ, छाती चीर के दिखा सकता हूँ, जब इस स्तर पे हैं तो आप उसकी बात ही छोड़ दीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि जिसको आप कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी बातें हैं, रामविलास पासवान ही बिहार की राजनीति में वो आदमी हैं जिन्होंने ओसामा बिन लादेन के हमशक्ल को बिहार में घुमाया था। रामविलास पासवान ही वो थे। ये बिहार के राजनीति का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं वो तो देखिए, पब्लिक मेमोरी इज ऑलवेज शॉर्ट, वो तो एक है बात। वो तो अब इशरत जहां की एम्बुलेंस भी तो नीतीश कुमार ने चलाई थी। हाँ, तो आज के अटरेंसेस जो हैं ये भी पब्लिक मेमोरी में बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। चिराग पासवान की उनकी सुविधा है, वहां पे बीजेपी की सहमति होगी या बीजेपी के लिए भी वो सुविधाजनक है, इसलिए ये बातें चल रही हैं। लेकिन चुनाव के बाद उनकी चुनौती ये है कि वो अपने आप को 2 अंकों में ले जाके दिखाएं। मुझे नहीं लगता कि 2 अंकों में वो कतई जाने वाली स्थिति में है। तो उसके बाद ही उनका कुछ ज्यादा हो सकता है। हाँ, आपकी बात मैं पूरी तरह से ये मानता हूं कि उतना साफ का मतलब कि आपके विचार भी स्पष्ट हैं, ये मैं नहीं कह सकता।
मुझे नेता के रूप में आपकी अभिव्यक्ति अच्छी होनी चाहिए कि आप जो कहना चाहते हैं वो कहें, वही कहें जो आप कहना चाहते हैं। नीतीश कुमार को आप देखिए, कोई विवाद उनकी बातों से हो जाए, तब तक नहीं होगा जब तक वो चाहेंगे नहीं। लेकिन नीतीश के मामले से भी अच्छा मैं इनका एक्सप्रेशन मानता हूं कि ये बड़ा साफ बोलते हैं। और थोड़ा सा तो, अब रामविलास पासवान दलित नेता थे, लेकिन उनके बेटे की जो परवरिश हुई है वो दलित व्यक्ति के बेटे की तरह नहीं हुई है, तो उसका तो असर होगा ही। तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, आप लोग ताना दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, लेकिन वो अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक ठाक बोल लेते हैं अपना। वो इसलिए बोल लेते हैं कि वो पब्लिक स्कूल में पढ़ने गए। तेजस्वी कल परसों एक बात कह रहे थे कि अगर बिहार में जंगल राज होता तो मैं 9वीं फेल नहीं होता। उन्होंने ये बात कही कि मेरे बाबूजी पास करवा देते मुझे। अरे कैसे बाबूजी तुम्हारे पास करवाते? तुम पढ़ते थे सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में तुम्हारे बाबूजी का कुछ नहीं था। जहां यहाँ बिहार मेडिकल में जहां मीसा भारती डॉक्टर बनी, तो वहां आपने टॉप करवा लिया, इसको 9वीं नहीं पास करवा पाए आप। तो बातें तो दोनों तरफ जाएंगी ना। चिराग पासवान बहुत ही फोटोजेनिक हैं, और राजनीति में आजकल ये डिमांड हो गई है कि थोड़ा सा फेशियल वेशियल करके रहिए आप, तो वो तो हैं ही। बाकी बहुत कुछ उनको अभी दिखाना है। रामविलास पासवान ने बहुत कुछ दिखाया था। आप हाजीपुर में आइए राकेश कभी। भाई भी तैयारी कर रहे हैं लगता है राजनीति में जाने की। नहीं 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 नहीं, आप आइए हाजीपुर में कभी, और रामविलास पासवान के क्षेत्र के लोगों नहीं, को मैं आपकी बात करिए। आपकी छावरिकता को देखकर कह रहा था। जी, अब उनके मैं मैं क्षेत्र ये के गठबंधन की ओर बात ले जाना चाहती हूँ कि हम 3 मोर्चे देख रहे हैं गठबंधन के। तो पहले जी जो 2 मुख्य मोर्चे हैं उन पर बात कर लेते हैं कि वोट ट्रांसफर की एफिशिएंसी को आप किस तरह से देखते हैं। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि महागठबंधन में जो वोट जाएगा वो राजद से उनके घटक दलों में जाएगा, मतलब राष्ट्रीय जनता दल से। क्यों कि उसमें आप कहिए कि वामपंथी लोग हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, भाकपा माले है। मुझे ऐसा लगता है कि जनाधार के नाम पे भाकपा माले के पास कुछ जनाधार है और कुछ पॉकेट्स हैं वहां पे जहां वो लड़ते हैं और बहुत अच्छी तरह से लड़ते हैं। 1995 के चुनाव में बिहार के एक अखबार में ये टाइटल था कि माकपा साफ भाकपा हाफ। लालू यादव खा गए थे उनको, क्योंकि जो उनका वोटर था उस वोटर पे ही वो जो पिछड़ा उभार हुआ या मंडल के बाद जो ध्रुवीकरण हुआ, उसमें सबसे पहला असर तो कम्युनिस्ट पार्टियों पे ही पड़ा। अब बेगूसराय में कन्हैया कुमार जाते हैं चुनाव लड़ने, बहुत आपका आधार है या बहुत बड़े आप नेता बने हैं, तो आप बेगूसराय से बाहर भी लड़िए ना। आप तो उधर मिथिलांचल में भी सीटें जीतते रहे हैं, वहां पे कन्हैया कुमार लड़ने नहीं गए। कन्हैया कुमार इसलिए गए लड़ने कि बेगूसराय में आपके स्वजातीय वोट हैं। तो उसमें भाकपा और माकपा, मतलब मुझे लगता है कि वाम पार्टियां आ गई हैं इसके लिए उसमें रखे गए हैं। उनका एज सच कोई वोट बैंक है और उसको कहीं ट्रांसफर कर देंगे वो, मतलब इसकी आशा कम है। भाकपा माले के लिए चुनौती होगी कि वो अपने वोट को ट्रांसफर करे राजद को, लेकिन वो एक जैसा वोट बैंक है, पता नहीं कितना उस ट्रांसफर होगा। जी। और कांग्रेस के बारे में तो पक्का कह सकता हूं कि कांग्रेस राजद का वोट लेगी, अपना वोट दिलवा नहीं पाएगी। उसी सीट पे जो वो अपना वोट ले रही है वो राजद को नहीं दिलवा पाएगी, क्योंकि उसका वोट बैंक जो है वो सिमिलर टू भाजपा ही है। मतलब भाजपा का जो शुरू में 1990 के दशक में आधार वोट था, उसी तरह का वोट है कांग्रेस का, जो थोड़ा बहुत है। लेकिन उसको ट्रांसफर करवाने की क्षमता सिर्फ पार्टी में नहीं बल्कि एक नेता भी होना चाहिए आपके पास। कांग्रेस में ऐसा कोई नेता दिखता नहीं है यहाँ पे बिहार में, या राहुल गांधी भी वैसे नहीं है कि उनका वोट उनके गठबंधन के साझेदार को चला जाए। वो एक प्रश्न है। पहले दिन जब बात हुई थी राकेश भाई, वो एक प्रोग्राम आता है आज तक में, तो उसमें वो कांग्रेस की जो प्रवक्ता थी वो उन्होंने बड़ा ऑफेंस लिया कि जो लिस्ट आई थी कि कौन कौन मुख्यमंत्री में किसको कितना समर्थन है, जिसमें आई थिंक नीतीश कुमार को 43% था और तेजस्वी को 38% था।
तो उस पे वो उन्होंने बड़ा ऑफेंस लिया कि आपने इसमें कांग्रेस का नाम नहीं डाला। हालांकि बाद में जो उसमें सर्वे करने वाले ने बोला कि मैंने तो किसी का भी नाम नहीं डाला था, मैंने तो ओपन एंडेड छोड़ा था कि कौन मुख्यमंत्री बन आपके हिसाब से उचित है। तो उसमें लोगों ने अपने हिसाब से नाम डाले, अब किसी ने कांग्रेस का नाम ही नहीं डाला। और फिर उसके बाद अंजना ओम कश्यप ने उससे पूछा कि अच्छा आप बताइए आपका नेता कौन है, तो उसके पास कोई उत्तर नहीं था इस बात नेता का। कौन नहीं, कांग्रेसी कौन है ये बताइए। मैंने कल एक ट्वीट किया था, कल या परसों, कि बिहार में मुझे एक कांग्रेसी दिखता है, मुझे व्यक्तिगत रूप से एक कांग्रेसी दिखता है, और वो है प्रेमचंद मिश्रा। तो एक आध जने कांग्रेस के मुझे जानने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा ये क्या नाटक है। मैंने कहा ये नाटक इसलिए है कि बाद में एक बात और लिखा है कि 70 सीटों पे जो लड़ रहे हैं विधायक, उनमें से कोई भी किसी भी क्षण किसी भी पार्टी में छिड़प सकता है। अशोक चौधरी जो आज इनके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार के, उन्होंने पूरा दल बल लेके, कांग्रेस का पूरा दल बल लेके जदयू में जाने की कोशिश की थी, वो नहीं, सफल नहीं हुआ। लेकिन बहुत बड़ा टुकड़ा, मतलब अशोक चौधरी तो आ ही गए। आज उनसे बात करिए, नीतीश कुमार के नाम पे अशोक चौधरी से ज्यादा वोकल कोई भी नहीं है। उनकी पार्टी में भी उतना वोकल कोई नहीं है। अजय आलोक ये सब लोग आते हैं टीवी पे, तो उनका काम है वैसा करना, लेकिन वो एकदम से मुरीद टाइप के हैं उनके, और वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। राकेश भाई, एक कांग्रेस पे मेरा एक प्रश्न है, और मतलब हम और आप सब काफी हद तक दुखी भी है। मतलब लोगों को लगता है कि हम कांग्रेस के विरोध में हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस या उस जैसी कोई एक विपक्षी पार्टी आनी चाहिए, ताकि अगर आप एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं और आपके पास दो विकल्प होने चाहिए कि अगर मैं इसके साथ नहीं जाना चाहता हूँ किसी मुद्दे पे, मैं किसी और के साथ चला जाऊं। अभी दिक्कत यह है कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पे आपके पास कोई विकल्प छोड़ा नहीं है, क्योंकि एक तरफ भाजपा है और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो गुपकर में बैठी है। तो आप मुझे जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस का है कौन? नेता तो आप छोड़ दीजिए, कांग्रेस के लोग कौन है? तो आप अगर देखें तो कांग्रेस का इतिहास अगर उठा के देखें, खासकर गांधी के आने के बाद, तो कांग्रेस में जो मेंबरशिप का जो प्रक्रिया थी, जो 7 या 10 बिंदु थे जिन पर आपको दस्तखत करने होते, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसमें जैसे गो हत्या पे बैन, इस प्रकार की काफी सारी चीजें थी, जिसकी वजह से लोग बाद में आज आज हम कुछ भी बोले, किंतु आजादी के पहले, स्वतंत्रता के पहले कांग्रेस को एक हिंदू पार्टी ही कहा जाता था। और इनफैक्ट आज की डेट में भी बीफ बैन जो है वो 23 राज्यों में इंदिरा गांधी का लगाया हुआ है। परंतु धीरे धीरे वो एक जो कम्युनिस्ट विचारधारा उसको पकड़ती चली गई और कम्युनिस्टों के पूरे प्रभाव में कांग्रेस आ गई। तो मतलब बिहार में अगर मैं देखूं तो बिहार में आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को अपनी वो छवि या तो छोड़नी पड़ेगी, या जो कांग्रेस के नाम से जो राजनीति करना चाहते हैं उन्हें एक, पता नहीं, बिहार कांग्रेस नाम से एक अलग, कांग्रेस ब के नाम से एक अलग पार्टी बनानी चाहिए जो अपनी जड़ों की ओर वापस जाए, और जो अगर अगर भाजपा कहती है कि हम 6 महीने में सरकार में आते ही 370 हटाएंगे, तो वो बोले मैं 3 महीने में हटाऊंगा, ना कि ये बोले कि मैं देखता हूँ कैसे हटाएंगे। और वो ये अगर कहते हैं हम 2 साल में राम मंदिर बनाएंगे, तो वो कहें कि अगर विल पावर हो तो आदमी एक साल में राम मंदिर खड़ा कर दे, जो ये भाजपा कह रहा है 2 साल में खड़ा करेंगे। तो वो एक दल हमें चाहिए जो जो भाजपा को टोस पे रखे। अभी तो जो विकल्पहीनता का लाभ मिल रहा है ना, आप ये देखिए, सेंट्रल पावर का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हमने अभी भी देखा कि रणदीप सुरजेवाला जी को वहां पे भेज दिया गया है, और वहां पर जो स्थानीय नेता है उनकी कुछ भूमिका नहीं है। तो यह एक और सबसे बड़ी जो समस्या। और सुरजेवाला अपने अपने चुनाव में चौथे नंबर पे आए थे। हाँ, और जो अभी जदयू के हैं चौधरी जी, वे भी पहले कांग्रेस में सिर्फ इसी कारण से अलग हुए क्योंकि जो केंद्रीय कांग्रेस है उसका बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था। तो इससे जो निचले स्तर की या राज्य के स्तर की कांग्रेस है वह उभर नहीं पा रही है। एक प्रश्न और आ रहा था, राकेश भाई चले गए, एक आई थिंक ही विल ज्वाइन अगेन। एक प्रश्न और आ रहा था निष्ठा, कि जो सेंट्रल जो हेल्प आती है स्टेट को, जो स्पेशल पैकेज की भी बात हो रही थी, तो उसको उसमें एक उस पर बहुत बात हो रही है कि सरकार इतना पैसा वापस भेज देती है, 80,000 करोड़ वापस भेज दिया और ये सब। तो ये मैं देख रहा था, एक बीच में रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की, तो ये तो बिहार का हमेशा से इतिहास रहा है। और लालू के समय में भी जो सरकार थी,
उसमें 97 से 2006 के बीच में 96 बिलियन रुपीस जो है बिहार को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए थे, जिसमें से 22 बिलियन जो है उन्होंने विड्रॉ ही नहीं किए। बाकी जो बचे कुछ विड्रॉ किए उसमें से 64% उन्होंने खर्च किए। कुल मिला के लगभग 96 बिलियन जो रुपए सरकार से केंद्र सरकार ने दिए थे जब राजद का शासन था, उसमें से 50 बिलियन उन्होंने उपयोग किए। इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान में, क्योंकि अगर आपके पास बच्चे ही पढ़े लिखे नहीं है तो वो काम क्या करेंगे। हरियाणा भी एक ग्रामीण राज्य हुआ करता था, और मुझे याद है 2000 तक भी वहां पे अगर जब आपकी ट्रेन जो है दिल्ली में प्रवेश करती थी, आप अगर गुजरात या राजस्थान की तरफ से आ रहे हो, तो आपको बिल्कुल धूल और खेत और गांव का परिवेश दिखता था। आज आप वहां जैसे ही हरियाणा में घुसते हैं, गुड़गांव की तरफ आप बढ़ते हैं, तो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और क्योंकि बीपीओ वगैरह बने वो सब दिखते हैं। तो वो चीजें, उसके लिए आपको मैन पावर चाहिए, उसका रॉ मटेरियल मैन पावर ही है। आज जो सर्विस ओरिएंटेड हमारी इकोनॉमी हो रही है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल मैन पावर ही है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस कितने बने, स्कूल में शिक्षा कैसी हो रही है, वो मुझे अभी बाद की फिगर नहीं याद है, क्योंकि तेजस्वी इस पे बहुत प्रश्न उठा रहे हैं। तो एक इस पर ये देखना भी जरूरी है कि इस पर पिछली सरकार ने क्या काम किया था। तो 52 बिलियन जो है रुपए जो है वो केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए दिए थे 97 से 2006 के बीच में, 1997 से 2006 के बीच में जब लालू शासन था। और उसमें से 26 बिलियन, आधा जो अमाउंट है वो अनस्पेंट रह गया, तो वो खर्च नहीं कर पाए थे। ऐसे आज नौकरी की बात कर रहे हैं, तो शिक्षकों की जो उस समय एस्टिमेशन थी जो केंद्र सरकार ने और वर्ल्ड बैंक ने की थी, बिहार में जो होनी चाहिए थी, वो लगभग 90,000 की थी, जिसमें जो भर्ती हुई थी वो सिर्फ 30,000 थी। तो उस समय जो उनके सरकारी पेरोल पे 30,000 शिक्षक हुआ करते थे। तो एक राज्य है जहां पर इतनी रोजगार की समस्या है, इतने वहां पे आपके पास इतना गैप है शिक्षकों की भर्ती का। आपके पास 60,000 शिक्षकों की भर्ती आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपने उस समय नहीं की। तो आप आज उस पर प्रश्न उठा रहे हैं, तो आपका तो रिकॉर्ड ही बहुत बुरा है। तो आप उस पर कैसे आगे क्या कर सकते हैं? जी निष्ठा। अब अंत में हम छोटे दलों की बात कर लेते हैं। जैसे एनडीए में भी दो छोटे दल हैं, एक मांझी की पार्टी है, दूसरी मुकेश सहनी की पार्टी है, और ऐसे ही एक तीसरा मोर्चा है जिसमें बसपा जैसी राष्ट्रीय स्तर की माने जाने वाली पार्टी तो है, लेकिन बिहार में वह अधिक भूमिका नहीं निभा पाई है। और दूसरे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए भी ऐसा ही माना जाता है कि उनका अपना कोई वोट बैंक नहीं है, वह दूसरे वोट बैंक को आकर्षित करते हैं। और एक और पार्टी है जो प्लूरल्स पार्टी है, पुष्पम प्रिया की। ये सफोलॉजिस्ट लोग बताएंगे, लेकिन जहां जहां सीटें लड़ेंगे वो तेजस्वी के लिए मुश्किलें होंगी, क्योंकि जात का अगर पैटर्न आप देखिए तो ऐसी कोई जाति नहीं है जिसको आप ये कहें कि ये किसी एक ही दल में वोट देंगे। मतलब आप यादव हैं तो यादव भी बीजेपी को वोट देगा, मतलब उसका कोई पक्का फैक्टर नहीं है। हाँ, मास में वो राजद को देगा, ये पक्का है। लेकिन एक चीज नहीं बदला पूरी राजनीति में कि अल्पसंख्यक वोट कहाँ जाएंगे। रामविलास पासवान ने ओसामा बिन लादेन का हम सब घुमवाया, नीतीश कुमार ने कब्रगाहों की घेरेबंदी करवा दी, और बात बात में मतलब वो सेकुलर टाइप की बातें करते हैं, रोजा इफ्तार करते हैं। लेकिन उनको कितने वोट मिलते हैं ये उनको खुद भी सोचना चाहिए कि उनको कितना मिलता है। वो वोट उसकी पहली प्राथमिकता है, उनकी कोई आकांक्षा नहीं है, उनकी कोई इच्छा नहीं है, उनके पास कोई सुशासन या कुशासन खात नहीं है। उनके पास एक ही मुद्दा है कि जो बीजेपी के खिलाफ है उसको वोट दो, और बीजेपी के खिलाफ सही में एक ही आदमी है और वो लालू यादव है। आप तो आते हैं और चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो इसलिए सीमांचल में जहां भी वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे वो इनके वोट को डेंट करेंगे। सीटें एक आध जीत जाए वो अलग बात है। बाकी बड़े प्रोग्रेसिव मुद्दों पे वो बातें करते हैं, टीवी पे बहुत प्रोग्रेसिव बात करते हैं, डाटा के साथ बात करते हैं कि ये है, इतना है।
लेकिन उनके पसंद मुझे लगता है इतनी ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और रालोसपा और बसपा का जो गठबंधन है, जैसा आपने बताया कि दलित की ऐसी कोई राजनीति नहीं है बिहार में जो ध्रुवीकरण कर सके, तो फिर ऐसे में ये लोग कहाँ तक पहुंच पाएंगे? हाँ, मैंने छोटे दलों पे एक लेख लिखा था, उसके बाद लिखा था कि मुझे लगता है कि कुछ गठबंधन तो इसीलिए बन गए हैं कि एक से पहले दो। राकेश भाई, ये उस तरह का नहीं होता जैसे वो परिवार में जब छुट्टियों में सारे बच्चे जमा होते थे, तो जो बड़े होते थे वो भाई मेला देखने जा रहे हैं तो बच्चों को नहीं ले जाते थे, तो बच्चे फिर अपना अपना गठबंधन बना के चलते थे कि हाँ चलो हाँ, हम बिल्कुल लोग भी बिल्कुल, चलते हैं, भैया लगभग लोग गए। लगभग वैसा ही है। तो आप बसपा के बारे में ये बात कहेंगे कि बसपा कोई पार्टी नहीं है बिहार में या कुछ जनाधार नहीं है, तो रालोसपा भी कौन सी बड़ी पार्टी? रालोसपा 2014 में 3 सीटें लोकसभा की जीत गई, और वो किन स्थितियों में गठबंधन हुआ था आपको पता है? बीजेपी को साझेदार की जरूरत थी, कॉन्फिडेंस कम था, इसलिए चलो आ जाओ, और आपने 3 सीटें जीत गई। फैक्ट ये है कि जब आप गए तो जब एनडीए आपने छोड़ा तो आपके सांसद आपके साथ नहीं गए। जब आपने फिर से एनडीए महागठबंधन में गए तो वहां पे आपके विधायक आपके साथ नहीं गए। जब आप महागठबंधन छोड़ के बसपा के साथ गए तो आपके प्रदेश अध्यक्ष आपके साथ नहीं गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की पार्टी है या कितना उसका आधार है। बहुत आसान काम नहीं है। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में एक बात जरूर मानेंगे, बड़े महत्वाकांक्षी हैं और एक जोखिम लेने वाले भी आदमी हैं। जोखिम लेने का उनका देखिए कि 2012 में, अगर मैं ठीक हूँ तो शायद 2012 में उन्होंने दल बनाया अपना, और उस टाइम वो जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य थे। उन्होंने इस्तीफा दिया, 2-3 साल की सदस्यता बची थी। आमतौर पे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करेगा कि वैसे छोड़ के। और आपको ये भी याद करना होगा कि ये कभी छगन भुजबल के भी करीब हुआ करते थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ भी इनकी सांठगांठ कुछ चल रही थी। तो इस तरह से करके इनको 2004 में नीतीश कुमार ने 2005 में या 2004 में प्रतिपक्ष का नेता भी बनवाया था बिहार विधानसभा में। तो वहां से ये यहाँ गए, आपको राष्ट्रवादी पार्टी में गए, फिर से नीतीश कुमार के साथ आए, और फिर जाके उन्होंने रालोसपा बनाया। और एक बात उनकी देखिएगा, सबसे ज्यादा शिक्षा के बदहाली की बात वही करते रहे। तो हम पार्टी के बारे में मेरा विचार बहुत साफ है कि वो दुर्घटना में मुख्यमंत्री बने थे। पार्टी जो है वो एक तरह से बाध्यता में बन गई उनकी, और पार्टी जब बनी तो उनका चरित्र क्या रहा है। बहुत महीन बात मैं आपको बोलता हूँ कि 2015 के चुनाव में कोई 20-25 सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे थे। मांझी इसी तरह से कुछ सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे, और शुरुआती रुझान आए सुबह में, तो भाजपा को तो पहले ऐसा लगता है कि आप ट्वीट भी कर रहे हैं तो भाजपा की वो जिताना आपकी जिम्मेदारी है, ऐसा माहौल बना दिया गया है। तो जो टीवी पे भी सर्वेक्षण आए, जो रिजल्ट आ रहे थे, उसमें पोस्टल बैलेट था या कुछ भी था, उसमें जीत दिखाई जा रही थी। अब जीतन राम मांझी को लगा कि ये मेरा ही फैक्टर है कि मैं यहाँ आ गया तो ऐसे वोट। उन्होंने बड़े ही सॉफ्ट तरीके से अपना मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक दिया। तो जीतन राम मांझी वहां खड़े हैं, यहाँ अब आ गए नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार के साथ उनके आने का एक ही कारण है, और वो है चिराग पासवान के लिए कहीं ज्यादा स्पोर्ट लिए भी है कि उन जातियों में से वो आते हैं जिनकी चर्चा आप आमतौर पर नहीं करते। राकेश भाई, एक छोटी पार्टी आप छोड़ गए, शिवसेना के बारे में आपको क्या लगता है? शिवसेना क्यों आई है और क्या करना चाहती है? मैंने छोटे दलों के लेख में एक लाइन शिवसेना के बारे में लिखा था कि मुझे लगता है कि पॉलिटिकली ये नॉटी एक्ट है। वो एक सीट भी जीतती हैं तो ये पारितोषिक होगा कि आप आती हैं और ये जो मजे लोग हैं उनके सामने खड़ी होती हैं, अपनी बातें रखती हैं, और कई बार आंकड़ों में बातें करती हैं, कई बार अविश्वसनीय बातें करती हैं, कई बार भावनात्मक बातें करती हैं। तो एक ताजगी आप में दिखनी चाहिए। आप अरविंद केजरीवाल से हर चीज को खारिज नहीं करिए, ये एक बात है उनमें। तो अगर जीतेंगी तो इस कारण से जीतेंगी। मुझे ये कहते हुए दुख भी हो रहा है कि जितनी चर्चा पुष्पम प्रिया की चुनाव के प्रक्रिया के आरंभ से पहले थी,
उतनी चर्चा उनकी अब नहीं रही। मुझे ऐसा लगता है कि पुष्पम प्रिया के बारे में चर्चा मुझे लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो टोटली वाइप आउट कर दिया है, क्योंकि अगर चाहे जैसी भी स्थिति में हो, एक अगर पार्टी है और वो इतनी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है, तो आपको एक मतलब प्रमुख समाचार चैनल के नाते आपका कर्तव्य होता है कि आप एक बार उनका मैनिफेस्टो तो उनको जनता के सामने प्रस्तुत करने का अवसर दें कि आप करना क्या चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि शिवसेना अगर 34-35 सीटों पर लड़ रही है, तो वो लाइफ में करना क्या चाहती है, वो क्यों आई है वहां पे, वो किस तरफ खड़ी है विचारधारा में। और उसी प्रकार मेरे ख्याल से मैं कहता हूँ कोई और ना करे तो निष्ठा जी को एक इंटरव्यू जरूर लेना चाहिए उनका कि भाई आप करना क्या चाहती हैं। अगर आप आ गई, नहीं आई ठीक है, और हो सकता है आप 4 साल बाद आए, अगले चुनाव में आए, अगले के अगले चुनाव में आए, जगन मोहन रेड्डी जैसा चमत्कार कोई भी कर सकता है। तो जब आप आएंगी तो आप क्या करेंगी, और या फिर इस चुनाव के बाद अगर आप नहीं आई तो आप चली जाएंगे वापस लंदन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बांकीपुर में जहां वो चुनाव लड़ रही हैं, वहां पे नितिन नवीन भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि कोई मेरे से जो चुनाव लड़ने आए हैं उनमें से एक जने मुंबई चले जाएंगे और दूसरे लंदन। ये छोटी बात नहीं है कि भाजपा के प्रत्याशी जो 2-3 बार संभवतः जीते हुए हैं, उनको पुष्पम प्रिया का रेफरेंस देना होता है कि वो लंदन चली जाएंगी। दूसरी तरफ उनके साथ लौ सिन्हा लड़ रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे, तो उनकी बात तो समझ आती है, लेकिन पुष्पम प्रिया को वो रेफर कर रहे हैं, ये एक अपने आप में उपलब्धि जैसे है पुष्पम प्रिया के लिए। और पुष्पम भी बहुत होशियारी से चुनाव लड़ रही हैं, वो बाकी पटना में लड़ रही है, और संभवतः एक और सीट है वहां पे बेनीपट्टी दरभंगा में, तो 2 सीटों चुनाव है, क्योंकि दरभंगा की रहने वाली है। और बांकीपुर में उन्हें ये लगता होगा कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, शहरी लोग हैं, तो यहाँ पे मेरी बात बनेगी। मुझे उस क्षेत्र की जानकारी नहीं है कि वहां पे क्या चल रहा है, लेकिन पुष्पम कम से कम चुनावी विमर्श से तो गायब ही हो गई। हम लोग जो वहां करते थे, ट्विटर वगैरह पे भी करते थे, हम लोग भी मतलब उस बारे में कोई चर्चा नहीं करते। बड़ी रोचक चर्चा रही है, और कंक्लूजन पे हम ये पहुंचे कि विकल्पहीनता के अभाव में एनडीए मजबूत स्थिति में है, और बिहार की जनता को जो चाहिए वह कौन सी सरकार पूरा कर पाएगी, कैसे पूरा कर पाएगी, यह देखना रोचक होगा। आप देखते रहें स्वराज।